डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन सब हम लोग वर्कशीट नंबर 1 में पढ़ लिए थे और इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन सब वर्कशीट नंबर 2 में हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग वर्कशीट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सबको सॉल्व करेंगे और इसमें मिक्स तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, मतलब डायरेक्ट वेरिएशन वाला भी है और इन्वर्स वेरिएशन वाला भी है। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है या इन्वर्स वेरिएशन का है, उसके बाद ही हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि दोनों को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग है। क्लास को आप पूरा अटेंड कीजिएगा। इस वर्कशीट में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो कि आपसे सॉल्व नहीं होगा। क्लास 8 के बोर्ड्स के लिए ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट्स का वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। उनको देखने के लिए सिंपली आपको यूट्यूब पर DAV गुरु सर्च करके इस चैनल पर आ जाना है। उसके बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है, जहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में आपको हर क्लासेस का वीडियोस दिख जाएगा और यहाँ से आप अपने क्लास के वीडियोस को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। मेरा नाम है मनीष। हम इस पूरे क्लास में आपके साथ बने रहेंगे। जब तक हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी नए वीडियोस आते हैं उसका भी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है रमित कैन फिनिश हिज वर्क इन 25 डेज वर्किंग 8 आवर्स अ डे। अगर रमित 8 घंटे डेली काम करता है ना, तो उसका काम 25 दिन में पूरा हो जाता है। 25 दिन में पैसा डबल नहीं, 25 दिन में काम पूरा हो जाता है। इफ़ ही वांट्स टू फिनिश द सेम वर्क इन 20 डेज, अगर वो उसी काम को 20 ही दिन में पूरा करना चाहता है, हाउ मेनी आवर्स शुड ही वर्क इन अ डे, तो उसको डेली कितने घंटे काम करने पड़ेंगे, वही हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए मान लेते हैं रमित को x आवर्स के लिए डेली काम करना पड़ेगा। अगर उसको 20 ही दिन में काम खत्म करना है, तो अब हमें दोनों पैरामीटर्स के साथ एक टेबल बना लेना है। हमें क्या क्या दिया गया है, वर्किंग आवर्स और कितना समय लगता है, डेज में दिया गया है। अगर 8 घंटे डेली काम करता है तो 25 दिन लगता है, तो 20 दिन में काम खत्म करने के लिए कितना घंटे डेली काम करना पड़ेगा, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर x लिख दिए। अब हमें पता करना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है या इन्वर्स वेरिएशन का केस है। तो पता करते हैं। अगर वर्किंग आवर बढ़ा देता है, डेली ज़्यादा घंटे काम करता है, तो उसको कम ही दिन में उसका काम खत्म हो जाएगा। अगर वर्किंग आवर कम कर देता है, डेली काम कम ही घंटे तक करता है, तो उसको ज़्यादा समय लगेगा पूरा काम खत्म करने में, ज़्यादा दिन लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बढ़ने से ये घट जा रहा है, इसके घटने से ये बढ़ जा रहा है, मतलब इन्वर्स वेरिएशन का केस है। हमने बहुत सारा क्वेश्चन बनाया था इन्वर्स वेरिएशन का वर्कशीट नंबर 2 में। तो हम लोग लिखेंगे दिस इज द केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। और इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, प्रोडक्ट्स इक्वल होते हैं। इसका प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू इसका प्रोडक्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं x × 20 इक्वल टू 8 × 25। वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं। और x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है आपको पता है, इस 20 को उस साइड भेज देना है, डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर लिखे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 10 हमें मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसको 20 ही दिन में काम खत्म करना है, तो उसको 10 घंटा डेली काम करना पड़ेगा, तभी उसका काम खत्म होगा। इसीलिए हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हेंस रमित शुड वर्क फॉर 10 आवर्स डेली। रमित को 10 घंटे डेली काम करने पड़ेंगे। यही हो गया हमारा फाइनल स्टेटमेंट और फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है उदित कैन कंप्लीट हिज वर्क इन 10 डेज। उदित अपने काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 8 डेज, तो 8 दिन में काम का कितना भाग पूरा हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए मान लेते हैं उदित कैन कंप्लीट x अमाउंट ऑफ वर्क इन 8 डेज। उदित x अमाउंट ऑफ वर्क 8 दिन में पूरा कर सकता है और इसी x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बताना है। इसको पता करने के लिए पहले हमें दोनों पैरामीटर्स के साथ एक टेबल बनाना पड़ेगा। पहला पैरामीटर है अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब कितना काम हुआ, और दूसरा पैरामीटर है टाइम, मतलब कितना समय लगा। हमें यहाँ पर बताया गया था कि उदित पूरे काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन पूरा काम को हमें नंबर में तो लिखना पड़ेगा, तभी तो सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूरे काम को हम 1 मान लिए हैं। आप इसको 10 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा। इसीलिए टाइम में हम यहाँ पर 10 लिख दिए हैं। अगर उसको 10 दिन का समय मिलता है तो उसका पूरा काम खत्म हो जाता है, मतलब 1 काम पूरा खत्म हो जाता है। अब हमें पता लगाना है कि 8 दिन में उसका कितना काम खत्म हुआ होगा, इसी x का वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। बट इसको पता करने से पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये केस डायरेक्ट वेरिएशन का है या इन्वर्स वेरिएशन का है। अगर उदित को ज़्यादा काम खत्म करना है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। अगर उदित को कम काम खत्म करना है तो उसको कम समय लगेगा, मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ जा रहा है, एक के घटने पर दूसरा भी घट जा रहा है। इसीलिए हम लोग दोनों का रेशियो को इक्वल करेंगे। हम लोग लिख सकते हैं x/8 = 1/10।
बस वही यहाँ पर किए हैं। और x का वैल्यू निकालने के लिए इस 8 को उस पार भेजेंगे तो मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखे हैं। और इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा, डेट इज़ 4/5। मतलब 8 दिन में वो पूरे काम का 4/5 भाग ख़त्म कर लेगा। हम लोग इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, 4/5 पार्ट ऑफ द वर्क विल बी कम्प्लीटेड इन 8 डेज, ऐसे लिखकर। या हम लोग इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विथ 100। अगर हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 80% हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग लिख पाएंगे उदित कैन कंप्लीट 4/5 ऑफ टोटल वर्क इन 8 डेज, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं उदित कैन कंप्लीट 80% ऑफ टोटल वर्क, 80% ऑफ टोटल वर्क इन 8 डेज। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 20 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 9 डेज। अगर 20 आदमी है तो एक दीवार को बनाने में उसको 9 दिन का समय लगता है। देन हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 12 मैन टू बिल्ड द सेम वॉल। तो उसी दीवार को 12 आदमी मिलकर अगर बनाए तो कितना समय लगेगा, यही हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो मान लेते हैं अगर 12 आदमी मिलकर काम करते हैं तो उस वॉल को x डेज में बनाकर कंप्लीट कर देते हैं। अब हमें पैरामीटर्स के साथ टेबल बनाना है, नंबर ऑफ मैन और टाइम। अगर 20 आदमी है तो 9 दिन लगा, 12 आदमी है तो कितना दिन लगेगा, यही हमें फाइंड आउट करके बताना है। इस x का वैल्यू तो हम लोग तब फाइंड कर पाएंगे जब हमें पता चलेगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है या इनवर्स वेरिएशन का केस है। अगर आप नंबर ऑफ मैन को बढ़ा देते हैं तो आपको कम समय लगेगा दीवार बनाने में। अगर आप नंबर ऑफ मैन को घटा देते हैं तो आपको ज़्यादा समय लगेगा दीवार बनाने में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इनवर्स वेरिएशन का केस है, क्योंकि एक के बढ़ने पर दूसरा घट रहा है और एक के घटने पर दूसरा बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनके प्रोडक्ट्स को इक्वल करेंगे। दिस इंटू दिस विल बी इक्वल टू दिस इंटू दिस, जो कि यहाँ पर लिखे हैं। अब इस x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसको उधर भेज देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर किए हैं। x विल बी इक्वल टू दिस 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 एंड सॉल्व करने के बाद हमें 15 मिल जाएगा। तो हम लोग फाइनल स्टेटमेंट में लिखेंगे हैंस 12, यहाँ पर क्यों लिखते हैं, हाँ ठीक है, हैंस 12 मैन विल टेक 15 डेज टू बिल्ड वॉल। मतलब 12 आदमी अगर काम करते हैं एक साथ मिलकर तो 15 दिन उनका समय लगेगा उस वॉल को कंप्लीट करने में। ये वाला हम लोग का फाइनल आंसर है 15 डेज। हमको लगा कि यहाँ पर 15 आया है, यहाँ पर 12 क्यों लिख दिए। तो स्टेटमेंट आपको ऐसे लिखना है, फाइनल आंसर फाइनल स्टेटमेंट। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है गीतिका वेव्स 20 बास्केट इन 30 डेज। गीतिका 30 दिन में 20 बास्केट बनाकर तैयार कर देती है, 20 टोकरी बनाकर तैयार कर देती है। इन हाउ मेनी डेज शी विल वेव 120 बास्केट्स। अगर उसको 120 टोकरी बनाकर तैयार करना है तो कितना समय लगेगा। ये तो आप मुंह से भी आंसर दे सकते हैं, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। देखिए बास्केट्स का जो नंबर है वो 6 गुना हो गया है, 20 6 जा 120, 6 गुना हो गया है। तो समय भी तो 6 गुना लगेगा ना, समय भी तो ज़्यादा लगेगा ना। तो इसको 6 से गुना कर दीजिए, 36 जा 180 आंसर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आया है। लेकिन ये तो शॉर्टकट मेथड हो गया, हमें लॉन्ग कट से बनाना है क्योंकि एग्जाम में एक्सप्लेनेशन भी देखा जाता है। मान लेते हैं गीतिका को x डेज का समय लगता है अगर उसको 120 बास्केट बनाना है। तो अब हमें इस x का वैल्यू चाहिए, तो पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट वेरिएशन का केस है या इनवर्स वेरिएशन का। हमें नंबर ऑफ बास्केट दिया गया है और डेज दिया गया है। अगर 20 बास्केट है तो 30 दिन का समय लगता है, 120 बास्केट होगा तो कितना समय लगेगा, यही हमें फाइंड आउट करके बताना है। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि कैसे ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। अगर नंबर ऑफ बास्केट बढ़ेगा तो समय भी ज़्यादा लगेगा, अगर नंबर ऑफ बास्केट कम होगा, कम टोकरी बनाना होगा तो समय भी कम लगेगा, सिंपल सी बात है। तो एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, एक के घटने से दूसरा घट रहा है, मतलब डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। कन्फर्म हम लोग लिख दिए यहाँ पर, दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अब हमें पता है कि डायरेक्ट वेरिएशन के केस में ना रेशियो इक्वल होता है। हम लोग लिख सकते हैं x/120 इक्वल टू 30/20, जैसा कि यहाँ पर लिखे हैं। x को हम लोग पहले इसीलिए लिखेंगे ताकि वैल्यू निकालने में आसानी हो। अब इस x का वैल्यू निकालने के लिए इस 120 को उस साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई 120 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 180 हमें मिल जाएगा, जैसा कि हमने शॉर्टकट मेथड से भी निकाल के देखा था। अब हमें स्टेटमेंट लिख देना है, हेंस गीतिका विल टेक 180 डेज टू वेव 120 बास्केट। अगर उसको 120 बास्केट वेव करना है, बनाना है, तो उसको 180 दिन का समय लगेगा। अब देखिए 5 नंबर से आगे जितना क्वेश्चन है ना, उसको बनाने में बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग टेबल बनाकर सॉल्व नहीं करेंगे। फॉर्मूला एक है, उसको बस आपको याद रख लेना है, हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा।
हर क्वेश्चन में हम फोटो भी लगा दिए हैं, बहुत मेहनत लगा है इसको बनाने में, तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में एक प्यारा सा हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है अ ट्रेन 280 मीटर्स लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। एक ट्रेन है जिसका लेंथ हमें दे दिया गया है, डेट इज 280 मीटर्स। इसको इस आदमी को क्रॉस करना है जो कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। इसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा वही हमें कैलकुलेट करके बताना है। बट इसको कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा बेसिक हम लोग समझ लेते हैं, ताकि इसके आगे जितना क्वेश्चन है ना सेम टाइप का एक ही फॉर्मूला पर बनेगा। तो अगर हम लोग बेसिक समझ लेंगे ना तो हर क्वेश्चन हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है जो कि ये वाला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसको रीअरेंज करके आप नया नया फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अगर आप टाइम को इधर भेज देंगे, स्पीड को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। थोड़ा सा रीअरेंज आपको करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ टाइम को उधर भेज देते हैं तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ऐसे करके रीअरेंज करके आप फॉर्मूला को चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो भी चीज़ आपको फाइंड करना है बस आपको उसको एक तरफ कर लेना है, बाकी दूसरे चीज़ को एक साइड भेज देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ और है जिस पर आपको खास ध्यान रखना है, वो है यूनिट्स। यहाँ पर ध्यान से देखिए, स्पीड का जो यूनिट है ना वो किलोमीटर पर आवर दिया गया है, मतलब डिस्टेंस के लिए इसमें किलोमीटर यूज़ किया गया है। लेकिन इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में डिस्टेंस के लिए मीटर्स यूज़ किया गया है। अब देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन में डिस्टेंस का बात हो, टाइम का बात हो, और एक चीज़ क्या है स्पीड का बात हो, तो डिस्टेंस का यूनिट आपको कोशिश करना है कि किसी तरह से मीटर में कन्वर्ट कर दें। टाइम के बारे में कोशिश करना है कि किसी तरह से सेकंड में कन्वर्ट कर दें। और स्पीड के बारे में कोशिश करना है कि स्पीड हमेशा मीटर पर सेकंड में रखिए। देखिए, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड दैट इज मीटर पर सेकंड। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में स्पीड जो है ना आपको किलोमीटर पर आवर में ही दिया रहेगा, तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे पहले सीख लेते हैं। मान लेते हैं आपको दिया गया है 90 किलोमीटर पर आवर, तो आपको किलोमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा, आवर को सेकंड बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, ये 90 है तो 90 तो लिख देते हैं इधर, 90 जो था वो 90 रह गया। अब देखिए, इस किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, मतलब किलोमीटर को अगर मीटर बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस किलोमीटर के बदले मीटर लिख देते हैं और मल्टीप्लाई 1000 कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई 1000 हो गया और किलोमीटर के बदले में मीटर लिख दिए। चलिए, हो गया। अब नीचे जो आवर है ना उसको सेकंड बनाना है। अब देखिए कैसे बनेगा। आवर को सेकंड बनाने के लिए पहले आवर को मिनट बनाना पड़ेगा। 1 घंटे में कितना मिनट होता है आपको पता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो अगर इस आवर को मिनट बनाएंगे तो पहले हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिनट बन जाएगा। फिर उस मिनट को सेकंड बनाने के लिए हमें एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 60 इंटू 60 से हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस आवर को सेकंड बनाने के लिए। 60 इंटू 60 होता है 3600, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। मतलब नीचे हमें 3600 डालना पड़ेगा अगर हमें आवर्स को सेकंड बना देना है। तो अब देखिए, ऊपर में 1000 आ गया क्योंकि किलोमीटर को हमने मीटर लिख दिया है, और नीचे में आवर को हमने सेकंड बनाया इसीलिए 3600 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 बाई 3600 से। लेकिन 1000 बाई 3600 बड़ा बड़ा नंबर है, अगर हम लोग इसको कैंसिल आउट कर देना तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो देखिए, कैंसिल आउट कर देते हैं, ये जीरो ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा 10 बाई 36। उसके बाद 2 से हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, 2 5 जा 10, और 2 से ये कट जाएगा 18 टाइम्स में, मतलब 5 बाई 18 आ रहा है। 90 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 बाई 18 से, ताकि वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 90 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 18 टू कन्वर्ट इट टू मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप याद रख सकते हैं कि अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया गया है तो आप डायरेक्टली उसको 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बस यही चीज़ हम लोग हर क्वेश्चन में करने वाले हैं जहाँ जहाँ पर किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया रहेगा। अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि टाइम हमें कैलकुलेट करना है कि इस ट्रेन को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा इस बंदे को। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर टाइम निकालना है। टी इक्वल टू क्या होगा हमें फाइंड आउट करके बताना है। हमें जिसको भी निकालना है ना उसके अलावा जो कुछ भी दिख रहा है ना उसका वैल्यू हमें पता होना चाहिए। हमें डिस्टेंस का वैल्यू पता होना चाहिए और हमें स्पीड का वैल्यू पता होना चाहिए,
तभी हम लोग टाइम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से समझिए कि डिस्टेंस के जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, इस ट्रेन को कितना दूर चलना पड़ेगा ताकि वो इस बंदे को क्रॉस कर ले। अब ध्यान से समझिए कितना दूर चलना पड़ेगा। ट्रेन यहाँ से निकली, ठीक है, इस बंदे पर उसका हेड है, ऐसे करके जाएगी 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 जाएगी, उसके बाद यहाँ हम लोग मानेंगे कि ट्रेन ने उसको क्रॉस कर लिया। मतलब ट्रेन को अपने लेंथ के बराबर, जितना लंबा ट्रेन है ना, उसको उतना ही दूर चलना पड़ेगा, तभी ट्रेन उस बंदे को क्रॉस करेगी। इसका मतलब तो यही हुआ, ट्रेन को कितना दूर चलना पड़ेगा, जितना उसका लंबाई है ना उतना ही दूर आगे जाना पड़ेगा, तभी ट्रेन इस बंदे को क्रॉस करेगी। मतलब डिस्टेंस के जगह पर हम लोग ट्रेन का लंबाई लिख सकते हैं, डैट इज़ 280 मीटर्स, ये हमें दिया गया है। तो डिस्टेंस इक्वल टू 280 मीटर्स यहाँ पर लिख चुके हैं। उसके बाद स्पीड हमें दिया गया है 42 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर बताया गया ट्रेन का स्पीड है, लेकिन किलोमीटर पर आवर में हमको नहीं रखना है, नहीं तो अगर आप रखते हैं तो आपका आंसर गलत आएगा। पहले इसको आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी हम सिखाए कि 5/18 से मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्टली उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 42 इंटू 5/18 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 35/3 आ जाएगा, डेट इज़ इन मीटर पर सेकेंड। अब हमें स्पीड का वैल्यू मिल चुका है इतना और डिस्टेंस का वैल्यू मिल चुका है इतना। स्पीड डन है, डिस्टेंस डन है, अब हमें टाइम कैलकुलेट करके बताना है। तो टाइम के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम को हम लोग इस साइड भेज देंगे फॉर्मूला में और स्पीड को इस साइड ले आएंगे, नीचे में आ जाएगा। तो हम लोग लिख पाएंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये एक नया फॉर्मूला हो गया जो कि हमने कैसे फाइंड किया, इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके। अब इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग बैठा देंगे सभी वैल्यूज़ को और हमें टी का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं टाइम इक्वल टू, यहाँ पर स्पीड, ये है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड किए तो यहाँ पर डिवीजन एक फ्रैक्शन के साथ हो रहा है, तो इस डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर लिख देंगे। ये सब बेसिक चीज़ें आपने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा 24, जो कि सेकेंड में आंसर आएगा, क्योंकि हमें टाइम कैलकुलेट करना था, हमने सबको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर दिया था, इसीलिए जो आंसर आया हमारा 24 वो सेकेंड में होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को भी देखिए सेम टाइप का है। यहाँ पर भी एक ट्रेन है और इसको भी किसी चीज़ को क्रॉस करना है, बस यहाँ पर बंदे के जगह पर एक पोल है। यहाँ पर बताया गया है अ ट्रेन 350 मीटर्स लॉन्ग क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 28 सेकेंड। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 350 मीटर्स है और इसको एक पोल को क्रॉस करना है और क्रॉस करने में 28 सेकेंड्स लगता है। यहाँ पर हमें टाइम ही दे दिया गया है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। हमें स्पीड कैलकुलेट करके बताना है और वो भी किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकेंड में हमें स्पीड नहीं चाहिए। यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में निकाल के छोड़ें, इसको कन्वर्ट करेंगे बाद में। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये तो हमें पता है। हमें स्पीड ही फाइंड आउट करना है और इसके लिए हमें डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा ट्रेन का लेंथ, क्योंकि अगर ट्रेन को इस पोल को क्रॉस करना है तो यहाँ पर ट्रेन आई, इसको अगर क्रॉस करना है तो इसको अपने लंबाई के बराबर आगे बढ़ना पड़ेगा, जितना इसका लेंथ है ना उतना ही इसको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये पोल को क्रॉस करेगा। तो इसलिए हम लोग डिस्टेंस के जगह पर ट्रेन का लेंथ लिख सकते हैं, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 350 मीटर्स। टाइम हमें दिया गया है 28 सेकेंड्स, तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं करना है। मीटर है, सेकेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लिख देंगे। यहाँ पर जो फॉर्मूला है कोई भी चेंजेस हमें नहीं करना पड़ा। डिस्टेंस की जगह पे 350 मीटर और टाइम की जगह पे 28 सेकेंड, कैंसिल आउट करेंगे 12.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब बात ये आती है कि इसको हमें किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, यूनिट कन्वर्जन में हमने सीखा था, अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसका उल्टा करते हैं, अगर आप मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको उसके उल्टे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना पड़ेगा, 12.5 इंटू 18/5 ये बन जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड, इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हैं। आप इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में लिखकर बताइएगा कि कितना किलोमीटर पर सेकेंड आता है आपका आंसर, और आपका आंसर बुक से मैच करता है या नहीं, आप ये भी बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है।
यहाँ पर भी हमें ट्रेन का लेंथ दे दिया गया है, यहाँ पर हमें स्पीड भी दे दिया गया है और टाइम भी दे दिया गया है कि कितना समय लगता है इसको इस ब्रिज को क्रॉस करने में। लेकिन पिछले क्वेश्चन से यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि ट्रेन को इस वाले पोल को क्रॉस करना था और इस पोल का कुछ भी लेंथ नहीं है, कोई भी लंबाई नहीं है। लेकिन यहाँ पर ट्रेन को एक ब्रिज को क्रॉस करना है और इस ब्रिज का एक सर्टेन लेंथ है और वो लेंथ क्या होगा वही हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। इसके लेंथ को फाइंड करने के लिए मान लेते हैं कि इसका लेंथ x मीटर्स है। अब हमें तीनों पैरामीटर्स को ध्यान से देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस क्या है इस वाले क्वेश्चन में, स्पीड क्या है और टाइम क्या है। अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो ट्रेन को जितना दूर चलना पड़ेगा इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए उसी को हम लोग डिस्टेंस मानेंगे। इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को 2 डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। एक तो इस पुल का लंबाई, जितना लंबा पुल है उतना आगे ट्रेन को बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेन का जितना लेंथ है उतना आगे और बढ़ना पड़ेगा ताकि ब्रिज से बाहर निकल सके ट्रेन। पहले ट्रेन ब्रिज के पहले पिलर से लेकर दूसरे पिलर तक जाएगी और उसके बाद इसको अपने लेंथ के बराबर और चलना पड़ेगा ताकि ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर सके। इसीलिए डिस्टेंस के जगह पर हमें 150 प्लस x लिखना पड़ेगा। वही हम यहाँ पर लिखे हैं, डिस्टेंस इक्वल टू 150 प्लस x। ट्रेन को इतना दूरी भी तय करना पड़ेगा 150 और साथ ही साथ इतना और ट्रैवल करना पड़ेगा जो कि हमें पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 150 प्लस x मीटर्स हम लोग मान लिए। अब स्पीड तो हमें दिया गया है, ये है 72 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमें मीटर पर सेकेंड बनाना पड़ेगा। हर कैलकुलेशन में हमें ऐसा करना होता है और रीज़न हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हमें मिल जाएगा और टाइम हमें दिया गया है 13 सेकेंड्स। अब हमें इन तीनों चीज़ों को फॉर्मूला में फिट कर देना है। हमें पता है फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर आप इसी फॉर्मूला को किसी दूसरे रूप में लिखकर इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूला का एक और रूप हम लोग जानते थे, हम लोग लिखते थे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसी से मॉडिफाई होके ये हुआ है, तो आप इसमें भी वैल्यूज़ को बैठाइएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस के जगह पर 150 प्लस x लिख दिए, स्पीड के जगह पर 20 लिख दिए और टाइम की जगह पर 13 लिख दिए, जो यहाँ पर निकाले थे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 260 हो गया और x का वैल्यू निकालने के लिए 150 को उधर भेजेंगे तो -150 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर किए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 110 मीटर्स आंसर आ गया, x का वैल्यू 110 हो गया, मतलब इस ब्रिज का लेंथ हमें मिल गया जो कि x हम लोग माने थे। तो लिख देंगे लेंथ ऑफ द ब्रिज इक्वल टू 110 मीटर्स। 8 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही है। इसमें भी एक ट्रेन है जिसका लेंथ हमें दे दिया गया है 120 मीटर्स। हमसे पूछा गया है कि इसको कितना समय लगेगा एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में अगर उस प्लेटफॉर्म की लंबाई 130 मीटर्स है। इस 130 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा अगर ट्रेन का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। तो इस क्वेश्चन में टाइम अननोन है, इसी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बताना है। इसके अलावा हमें स्पीड और डिस्टेंस का वैल्यू दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कितना होगा, ट्रेन को कितना दूर चलना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। ट्रेन को तो पहले अपने लेंथ के बराबर चलना पड़ेगा जितना इसका लंबाई है, मतलब 120 मीटर तो चलना ही होगा। साथ ही साथ जितना प्लेटफॉर्म का लंबाई है ना उतना और चलना पड़ेगा, मतलब 120 तो चलना ही पड़ेगा प्लस 130। तो टोटल डिस्टेंस में हम लोग 120 प्लस 130 लिखेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 250 मीटर्स। इतना दूरी ट्रेन को चलना पड़ेगा। उसके बाद स्पीड हमें दे दिया गया 50 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 125/9 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर होगा। अब फॉर्मूला से हमें पता है कि टाइम निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस बाय स्पीड लिख सकते हैं और डिस्टेंस हमें पता है यहाँ पर और स्पीड भी हमें पता है यहाँ पर। तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना है तो डिस्टेंस 250 डाल दिए जो कि यहाँ पर निकाले थे, डिवाइड स्पीड यहाँ पर लिख दिए 125/9 जो कि यहाँ पर निकाले थे। यहाँ पर डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर लिख देंगे। बेसिक रूल है डिवीजन का। यहाँ पर हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई 9/125, इसका उल्टा यहाँ पर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 18 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा और यही हम लोग स्टेटमेंट में लिख देंगे। हेंस टाइम टेकन टू क्लियर द प्लेटफॉर्म इक्वल टू 18 सेकेंड्स। अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी एक ट्रेन है जिसका लेंथ है 210 मीटर्स। इसको 12 सेकेंड लगता है अगर वो 90 मीटर लंबे टनल को क्रॉस करता है। इस टनल को, इस गुफा को क्रॉस करना है ट्रेन को
और इसको 12 सेकेंड का समय लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का स्पीड क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो हम लोग स्पीड के अलावा दोनों टर्म को, दो जो फैक्टर्स है दोनों को लिखेंगे, डिस्टेंस और टाइम, तभी हम लोग को स्पीड मिल पाएगा। डिस्टेंस देखिए, ट्रेन को कितना दूर चलना पड़ेगा इस टनल को क्रॉस करने के लिए। एक तो ट्रेन के लंबाई के बराबर इसको चलना ही पड़ेगा, उसके अलावा इस गुफा का, इस टनल का जितना लंबाई है उसके बराबर भी ट्रेन को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी वो इससे निकल पाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 210 + 90, जो कि हम यहाँ पर लिखे हैं 300 मीटर डिस्टेंस हो गया हमारा। टाइम हमें दे दिया गया है 12 सेकेंड, तो यहाँ पर लिख दिए। अब स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस बाय टाइम किया जाता है फार्मूला से, हमें पता है। एक ही फार्मूला उलट पुलट कर हमें यूज़ करते रहना है। तो डिस्टेंस बाय टाइम हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर डिस्टेंस है 300, टाइम है 12, डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, जो कि आंसर होगा मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग मीटर में रखे थे और टाइम हम लोग सेकेंड में रखे थे, इसीलिए स्पीड का यूनिट आया मीटर पर सेकेंड। अब हमें लिख देना है, हेंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन शुड बी इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। अब इस वर्कशीट का सबसे अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी एक ट्रेन के बारे में बताया गया है जिसका लेंथ है 270 मीटर्स। ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और इसको कितना समय लगेगा अगर उसे एक 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, इसी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बताना है, मतलब टाइम हमें कैलकुलेट करके बताना है। यहाँ पर ट्रेन की लंबाई दी गई है हमें और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई हमें दे दी गई है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना दूर ट्रेन को चलना पड़ेगा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए, वो डिस्टेंस होगा इसका लंबाई प्लस इसका लंबाई, दोनों का लंबाई को उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू 270 + 130 मीटर्स, मतलब 400 मीटर हो गया हमारा डिस्टेंस। स्पीड हमें दे दिया गया 80 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 200/9 मीटर पर सेकेंड। अब इसको और इसको हमें यूज़ करना है और टाइम कैलकुलेट करना है। फार्मूला से हमें पता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, इसमें हम लोग सब चीज़ को पुट करेंगे। डिस्टेंस हमें पता है 400 डिवाइडेड बाय कर देंगे स्पीड 200/9, डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर लिख देंगे 400 × 9/200। इसको आप सॉल्व करेंगे आराम से हो जाएगा, 200 1 जा 200, 200 2 जा 400, 2 9 जा 18 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनली हम दोनों ने मिलकर पूरे वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा हार्ट कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए। और इन सब के बदले में हम आपकी पढ़ाई को और भी इजी और इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे। अब तक मैथ्स के जितने भी वर्कशीट को मैंने कंप्लीट करवा दिया है उनके प्लेलिस्ट को ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।